नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। ग्लोबल फ्यूचर की ओर बढ़ रही यूपी जापान की साझेदारी। सीएम योगी बोले मजबूत पार्टनरशिप से पैदा होंगे एम्प्लॉयमेंट के अवसर। योगी के पी मतलब पाकिस्तान बयान पर अखिलेश का पलटवार। बोले वो घबराए हैं इसलिए पी की परिभाषा बदल रहे हैं। मायावती का सपा पर हमला। बोली चवन्नी से रुपया वाला बयान अमर्यादित और शर्मनाक। जाट समाज से मांगे माफी। राजधानी लखनऊ में नौ प्रोन्नत 50 तहसीलदारों की नई तैनाती। राजस्व परिषद ने जारी किए तैनाती के आदेश। नायब तहसीलदारों को प्रोन्नति के बाद मिले नए पद। सीएम धामी का दावा 3 लाख से ज्यादा महिलाएं बनी लखपति दीदी। 13,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग और लोन। 2 लाख और महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। उत्तराखंड की राजनीति में एसआईआर पर घमासान। बीजेपी बोली है संवैधानिक प्रक्रिया। कहा कांग्रेस कर रही तुष्टीकरण की राजनीति। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां पूसा स्थित आईसीएआर कन्वेंशन सेंटर में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में आत्मनिर्भर दलहन के लिए मिशन और डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्री स्टेट पर मंथन हुआ। देश भर के कृषि मंत्री, कृषि विभागों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल हुए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलन कर सम्मेलन की शुरुआत की। इसी दौरान दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता, खेती को आधुनिक बनाने और एग्री स्टेक के जरिए कृषि क्षेत्र को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर चर्चा हुई। मित्रों, भारत सरकार की 2 महत्वपूर्ण योजनाओं की आज हम लोगों ने समीक्षा की है। एक तो एग्री स्टैक, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंतर्गत हम किसानों की पहचान फार्मर आईडी बना रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 10 करोड़ 41 लाख किसानों की फार्मर आईडी बन चुकी है, लेकिन लगभग 14 करोड़ के आसपास बननी है। सभी राज्य उसमें तेजी से काम कर रहे हैं। कुछ राज्यों का परफॉर्मेंस बहुत बेटर है और कुछ को और तेजी लाने की आवश्यकता है। अगली खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां नारनौल में इंटीग्रेटेड मल्टी लॉजिस्टिक हब के पहले चरण का उद्घाटन कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। सीएम हब से रेलवे ट्रैक पर पहली ट्रेन के संचालन को हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रेन मुंबई से नारनौल होते हुए दादरी और फिर बंगाल जाएगी। मुख्यमंत्री की दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली। कार्यक्रम स्थल के पास हेलीपैड तैयार किया गया और यातायात के लिए नया रूट मैप बनाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जो है 23 तारीख को नारनौल में जो इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब है उसका उद्घाटन करने के लिए आ रही हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो पुलिस ने अपना पूरी जो है चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है, जिससे आमजन को भी कोई परेशानी ना हो। और जो वर्तमान परिदृश्य में जो घटनाएं चल रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने अपनी तरफ से पूरे सुरक्षा के जो प्रबंध हैं वो किए हुए हैं। कल 23 तारीख को सुबह 9:50 पे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सर नारनौल पधारेंगे। इंटीग्रेटेड मल्टी मोडल ट्रांजिट हब में फर्स्ट फ्लाइट ट्रेन का फ्लैगिंग ऑफ सेरेमनी है। ये ट्रेन हमारी मुंबई से चलते हुए नारनौल पहुंचेगी, वाया दादरी बंगाल जाएगी। वाली 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी नारनौल आ रहे हैं। लॉजिस्टिक हब में पहले चरण का जो बुनियादी ढांचा तैयार हुआ है उसमें रेलवे लाइन को हरी झंडी दिखाने के लिए मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं।
रेवाड़ी के गोकुलपुर में गाड़ी से कुचलकर 2 युवकों की हत्या करने के मामले में आज आपको बता दें निगानियावास गांव में पंचायत की गई है, जिसमें आसपास के दर्जनों गांव के लोग शामिल हुए। पंचायत के बाद एक प्रतिनिधिमंडल एसपी से मिलने जिला सचिवालय पहुंचा और एसपी से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की गई है। वहीं मृतक हिमेश के पिता ने आरोप लगाया कि ट्रामा सेंटर में स्ट्रेचर पर उसका बेटा तड़प रहा था, लेकिन उसे समय पर इलाज नहीं मिला। हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर की सच्चाई ये थी कि मेरा लड़का बाहर धूप में स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ था 1 घंटे से, ठीक है, 1 घंटे से तड़प रहा था, लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उस समय वो जीवित था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही, वो छाया में भी नहीं डाल रखा था अंदर, बाहर धूप में, जहाँ गाड़ी की पार्किंग है ना, पार्किंग में पड़ा था स्ट्रेचर के ऊपर। सबसे पहले तो बड़ा ही ये गंभीर मुद्दा है कि पूरे हरियाणा में जो है आए दिन गोले कांड हो रहे हैं, तो इनकी तह तक जाया जाए, कहाँ से असला इतना आ रहा है ये देखा जाए। और दूसरा ये है कि जब तक अपराधी खत्म नहीं होते, अपराध भी खत्म नहीं होंगे, ऐसी डिमांड हमने एसपी साहब से रखी है। दूसरा ये जो बच्चा हमारा था, ये अपनी सेना की तैयारी बता रहे हैं कि कर रहा था या कोचिंग ले रहा था, तो हमने एसपी साहब के माध्यम से और सरकार से अपील करने की इनसे गुजारिश करें कि भाई एक परिवार को नौकरी मिल जाए। एसपी साहब से कल जो हमारी वो वारदात हुई है, उसमें हमारे एक बच्चे जो भाई था निगानियावास से हिमेश, और उसके साथ 2 अन्य लड़कों के साथ जो बेरहमी से उनकी पिटाई करके उनकी उसमें 2 की डेथ हो गई है। यमुनानगर पहुंचे राज्यसभा सांसद कर्मवीर बौद्ध ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों और मजदूरों की समस्याओं और कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सरकार को घेरा। साथ ही जंतर मंतर पर साहिल के साथ कथित बर्बरता के मामले को लेकर भी सवाल उठाए। वंदे मातरम विवाद पर सांसद ने कहा कि देश और राष्ट्र हित सबसे ऊपर। अगली खबर बलरामपुर से है, जहां एक ही प्रकरण में 2 अलग अलग आदेश जारी होने से वाड्रफनगर तहसील न्यायालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। तहसील न्यायालय के ऑनलाइन रिकॉर्ड संख्या के अनुसार आपको बता दें, इसको लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऑनलाइन रिकॉर्ड में 10 सितंबर 2024 को दोनों पक्षों की अनुपस्थिति के आधार पर प्रकरण खारिज कर दाखिल दफ्तर किया गया, जबकि इसी प्रकरण में 18 जून 2024 का एक ऑनलाइन आपको बता दें एक अन्य ऑफलाइन आदेश सामने आया है। आरोप लग रहे हैं कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को बिना सूचना दिए एक तरफा आदेश पारित कर लिया। सवाल उठ रहा है कि 18 जून के आदेश की कार्रवाई ऑनलाइन रिकॉर्ड में क्यों नहीं दर्शाई गई। खबर राजनांदगांव से है, जहां आपको बता दें दुमरडीह खुर्द ग्राम पंचायत का मुख्य मार्ग बदहाल होने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर न सिर्फ जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, बल्कि कीचड़ और जल भराव लोगों का आवागमन दुश्वार बनाए हुए है। बारिश के दौरान मार्ग की स्थिति और अधिक बदतर हो गई है। ग्रामीण लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे, लेकिन समय रहते कोई सुनवाई नहीं हो सकी। अब सड़क निर्माण को स्वीकृति मिलने पर ग्रामीण जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य शुरू कराने पर जोर दे रहे हैं। वाला जो सड़क है वो बहुत दलदल है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। बहुत दिनों के बाद ये सड़क का सैंक्शन हुआ है और बहुत जल्द ही ये पास हो जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायपुर में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खनन और जेएनजी से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। खनन के मुद्दे पर उन्होंने मुख्यमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री के पास खुद खनन विभाग है तो छत्तीसगढ़ के हित से जुड़े इस मामले में सरकार मौन क्यों है। बघेल ने 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच के फैसले का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर बिना चर्चा के फैसला पलटने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री जिसके पास खनिज विभाग भी है वो मौन साथी भी है। डबल इंजन की सरकार है और यहाँ उसको नुकसान पहुंच रहा है। और ये मामला 9 बेंच के जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के 9 बेंच के जजों ने इसे पारित किया था 2024 में, और उसे केंद्र सरकार ने पलट दिया लोकसभा में बिना चर्चा के। तो ये सरकार जो संविधान की बात करती है वो 9 जजों के बेंच के निर्णय को उन्होंने पलट दिया।
अगली खबर का रुख करेंगे। खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जेन जी की प्रतिभा और क्षमता को देश के विकास के लिए बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि आज के युवा तकनीकी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और उनमें नई सोच, नवाचार और तकनीकी दक्षता है। अरुण साव ने कहा कि युवाओं की योग्यता का सही उपयोग देश की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार और तकनीकी की क्षेत्र को नई दिशा दे सकता है। देखिए, स्वाभाविक रूप से संवाद तो करना ही चाहिए सभी वर्ग के लोगों से, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्देश दिया है निश्चित रूप से इसका बड़ा लाभ होगा। और युवा जैन जी हमारे देश और प्रदेश के भविष्य हैं। आज जो उनकी योग्यता, क्षमता है, उन्हीं से ही देश हमारा आगे बढ़ेगा। तो उनके सुझाव, उनके मन की बातें निश्चित रूप से इस अभियान का बड़ा लाभ होगा। शक्ति पुलिस ने साइबर सेल की मदद से अभियान चलाकर करीब 20 लाख रुपए की कीमत के 100 गुम मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। जनवरी 2026 से अब तक पुलिस कुल 240 गुम मोबाइल बरामद कर चुकी है। अननोन नंबर, अजनबी नंबर, अगर इनका बच्चा है क्या नाम? सुनिए ना, अभी मैं जाकर कर देना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कंवर समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण और वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सामाजिक सेवा और जिम्मेदारियों के निर्वहन की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने शिक्षा को समाज के विकास का मूल मंत्र बताते हुए कहा कि समाज का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, ये सभी की साझा जिम्मेदारी है। आप लोगों का मार्गदर्शन मिले ताकि आप लोगों के और पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों का जो आशा और विश्वास टिका हुआ है, उस आशा और विश्वास में हम खरा उतर पाए। और जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपने उद्बोधन में कहा है, पिछले समय जब आए थे तो घोषणा हुई थी जिसका निर्माण काम हो रहा है, लेकिन उसमें टाइल्स वगैरह की और आवश्यकता है, तो उसके लिए उन्होंने 70 लाख रुपए की मांग की है। तो मैं उसके लिए 70 लाख रुपए की घोषणा करता हूं। अगली खबर का रुख करेंगे। रायपुर से खबर है, जहां श्रावण मास के मद्देनजर तमाम व्यस्तताओं के बावजूद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री निवास में सपरिवार भजन आपको बता दें सपरिवार भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया है। उन्होंने विधि विधान के से पूजा अर्चना कर शिवलिंग का अभिषेक किया और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए मंगल कामना की। रतलाम शहर के औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत डोसी गांव स्थित औरा पैलेस कॉलोनी में उस समय सनसनी फैल गई जब कक्षा 10वीं में अध्ययनरत 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा का 100 संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में घटना को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम अंतर्गत एक प्रकरण सामने आया था जिसमें एक नाबालिग के द्वारा जो है सुसाइड कर लिया गया था। उसी तारतम्य में पुलिस द्वारा प्रथम दृष्टया मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है और पुलिस जो है वह संपूर्ण मामले की विवेचना कर रही है। अभी फिलहाल जो है वो परिजनों के कथन प्राथमिक तौर पर लिए गए हैं, उनसे कुछ जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई है। अग्रिम जानकारी पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग के टीटी झरिया प्रखंड में पिछले एक सप्ताह से हाथियों का उत्पात जारी है। रात में हाथियों के झुंड ने दूध मटिया, केचड़ा और खंभवा के वंशी इलाके में घुसकर किसानों की फसलों और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया। दूध मटिया में रामेश्वर यादव समेत कई ग्रामीणों की मक्का, लाहर, बादाम, ईख, केला और धान की फसलें बर्बाद हो गई, जबकि कई जगह चारदीवारी और तार की जालियां हाथियों ने तोड़ दी। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर देवघर से, जहां राजकीय श्रावणी मेला 2026 में बाबा वैद्यनाथ धाम के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मेले के 23 दिनों में 51,12,531 श्रद्धालुओं ने बाबा वैद्यनाथ के जलार्पण किए।
वहीं विभिन्न मदों से बाबा के मंदिर को अब तक 8,23,47,741 रुपए की आय हुई है। उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। सोमवार हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कोर्ट मजिस्ट्रेट, श्रद्धालु, मीडिया बंधु, सभी के सहयोग से काफ़ी अच्छे से 3 सोमवार का सफल संचालन हुआ। अभी तक श्रावणी मेले का अच्छे से संचालन हुआ। अब आखिरी सोमवार बचा हुआ है और चंद कुछ दिन और सावन के बचे हुए हैं। सर कितने कांवड़ आने की संभावना है? लास्ट ईयर का जो नंबर था वो 52 लाख के अराउंड था। इस बार एक्सपेक्टेड था 55 लाख के आसपास। हजारीबाग में बीते दिनों छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई और बर्बरता के खिलाफ छात्र संगठनों का आक्रोश लगातार उफान पर। इसी कड़ी में आज छात्र संगठन के लोग हजारीबाग के गांधी मैदान परिसर में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और एक विरोध प्रदर्शन के तहत मौन जुलूस निकाला। ये मौन जुलूस हजारीबाग के गांधी मैदान से शुरू होकर जिला बोर्ड चौक तक निकाला गया। गांधी मैदान हजारीबाग में जो छात्र उपस्थित हुए हैं, कल जो है कि झारखंड में तमाम जगहों पर जेएमएम के कार्यकर्ता और जिला प्रशासन के द्वारा निहत्थे छात्रों पर जिस प्रकार लाठी चार्ज किया गया है, जिस प्रकार छात्रों को दौड़ा मारा गया है, उसमें हम लोग जो है कि अभी मौन यात्रा निकाल रहे हैं और यह यात्रा हजारीबाग से डिस्ट्रिक्ट मोड़ तक जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ यह संदेश रहेगा कि जो जिला प्रशासन या जो लोग हम छात्रों को मारे हैं, उनको हम लोग एक कलम दे करके और पुष्पगुच्छ दे करके एक संदेश देंगे कि चाहे आप लाठी बरसाए, वाटर कैनन बरसाए, गोली बरसाए, लेकिन छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। और हम लोग जिस प्रकार से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, वो हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक रहेगा। हम लोग किसी प्रकार से उग्र नहीं करना चाहते हैं। छात्र ज्वाइनिंग चाहते हैं, छात्र नौकरी चाहते हैं, छात्र लाठी नहीं चाहते। जो पुलिस के द्वारा साथ ही साथ यहाँ की सरकार जो है जेएमएम, तो जेएमएम के कार्यकर्ता हजारीबाग, गिरिडीह, रांची, पलामू, गढ़वा, डाल्टनगंज, इतने जगह पे जेएमएम के कार्यकर्ता ने मारा था। हम स्टूडेंटों को ये बोल रहा था इवेंट की रामगढ़ में। तो हम लोग आज सरकार को और यहाँ की पुलिस प्रशासन को ये संदेश देना चाह रहे हैं, हम लोग प्योर छात्र हैं और हम लोग अपना बात शांति तरीके से रखना चाहते हैं। क्योंकि आपने हमारे एग्ज़ाम को कैंसिल किया था और आप मीडिया कॉन्फ्रेंस में ये बोले थे कि हम सारे एग्ज़ाम को कैंसिल करते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, जहां सीएम योगी ने माताओं बेटियों को दिया तोहफा। रक्षाबंधन पर दिया फ्री बस यात्रा करने का तोहफा। 27 अगस्त रात से 28 अगस्त रात तक मिलेगी ये सुविधा। महिलाओं संघ एक सहयोगी भी कर सकेगा मुफ्त यात्रा। जल भराव वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पंपिंग स्टेशन लगाने के बाद सीएम ने कही समीक्षा बैठक में नालों की तत्काल सफाई कराने के भी निर्देश दिए हैं। बाढ़ प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। सीएम ने बाढ़ राहत को लेकर सभी डीएम को अलर्ट किया। प्रदेश में चीनी की कोई कमी न होने का सीएम ने दावा किया है। अफसरों को कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के निर्देश दिए हैं। डीएम को विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश। छात्र छात्राओं को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। अच्छा शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित किया जाए। सीएम ने ये बात कही। भ्रामक वीडियो से माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई करें। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पीएम पोषण रसोइयों का आज सम्मान होगा। आपको बता दें 23 अगस्त को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा सम्मान। प्रतिष्ठान के जुपिटर सभागार में आयोजित होगा कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ 11 रसोइयों को करेंगे सम्मानित। पूरे प्रदेश के करीब 1500 रसोई कार्यक्रम में होंगे शामिल। रसोइयों को हेड कवर, ग्लव्स और एप्रिन किट भी दी जाएगी। रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड देने की तैयारी में सरकार। रविवार को ही जिला तहसील स्तर पर भी होगा सम्मान। उपलब्धियों आपको बता दें, रसोइयों के योगदान पर दिखाई जाएगी लघु फिल्म। सीएम योगी ने ये बात कही और आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार बुकलेट भी इस दौरान जारी करेगी।
तो रविवार को ही जिला आपको बता दें उपलब्धियों रसोइयों के योगदान पर दिखाई जाएगी लघु फिल्म। पीएम पोषण रसोइयों का होगा सम्मान। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर राजधानी लखनऊ से, जहां किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आपको बता दें एमबीबीएस इंटर्न छात्रों की भूख हड़ताल लगातार बनी हुई है। छात्रों की इस मांग को शासन के समक्ष भेज दिया गया है, जिस पर प्रशासनिक स्तर पर विचार विमर्श किया जा रहा है। केजीएमयू के डीन डॉक्टर के सिंह ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि छात्रों की मांगों को शासन स्तर पर भेज दिया गया है और उन्हें इस पर जल्द ही सकारात्मक नतीजे आने की उम्मीद है। डीन डॉक्टर के सिंह ने स्पष्ट किया कि छात्रों के इस प्रदर्शन के बावजूद केजीएमयू की चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रही हैं। मरीजों को पहले की तरह बिना किसी बाधा के सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। केजीएमयू के एमबीबीएस इंटर्न छात्र अपने स्टाइपेंड को 12,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की मुख्य मांग को लेकर भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 21 से 23 अगस्त तक ऑटोलॉजी एवं टेम्पोरल बोन डिसेक्शन वर्कशॉप 2026 का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय कार्यशाला में देश भर से ईएनटी विशेषज्ञ, ऑटोलॉजिस्ट और प्रशिक्षु चिकित्सक हिस्सा ले रहे हैं। कार्यशाला में अत्याधुनिक सर्जिकल तकनीकों के साथ लाइव ऑपरेटिव डेमोन्स्ट्रेशन और हैंड्स ऑन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्कशॉप में असिकोलोप्लास्टी, आपको बता दें इसके अलावा टाइपनेलोप्लास्टी और स्टेप्स सर्जरी, फेशियल नर्व सर्जरी और कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञ प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रतियोगिताओं को टेम्पोरल बोन डिसेक्शन के जरिए सर्जिकल एनाटॉमी और जटिल कान संबंधी सर्जरी की तकनीकों का व्यवहारिक अनुभव भी मिल रहा है। कार्यशाला को हाइब्रिड स्वरूप में आयोजित किया गया है। ऑनलाइन सत्र और यूट्यूब लाइव प्रसारण के जरिए देश भर के चिकित्सक और प्रशिक्षु भी इससे जुड़ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुभव साझा करने और लाइव सर्जिकल प्रशिक्षण को कार्यशाला की प्रमुख विशेषता बताया गया है। देखिए, हम जैसा कि आपको पता है कि केजीएमयू के एवं प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों के इंटर्नशिप के छात्र अपना मानदेय बढ़ाने के लिए आज एक धरने पे बैठे हुए हैं केजीएमयू गेट नंबर 1 के अंदर। हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया था, जिसको उन्होंने माना है कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे, कैंपस के अंदर रहेंगे, कोई मरीज का मूवमेंट या लॉ एंड ऑर्डर या ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। एक ऐसी जगह पे है जहाँ से मरीजों की वो दूर है। दूसरी बात यह है कि केजीएमयू स्वयं इस प्रस्ताव को शासन में परसू कर रहा है और हम लोग इनको आश्वासन हम लोगों ने दिया है कि हम लोगों को सरकार से जानकारी है कि इनका प्रस्ताव बहुत एक्सटेंडेड स्टेज पे है और अगले 2-3 दिन के अंदर इनके मांगों पे बहुत ही सकारात्मक निर्णय सरकार का आने वाला है। तो मैं अभी जाके इनसे अनुरोध करूंगा कि मेरी बात पर और हम लोगों को जो आश्वासन मिला है देखते हुए कुछ समय के लिए अपने धरने को स्थगित कर दें और अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान करें। और जैसा सरकार से हम लोगों को इंडिकेशन है, 2-3 दिन में ये कैबिनेट नोट के रूप में एक बहुत सकारात्मक निर्णय इनके पक्ष में आ जाएगा। उसमें किसी तरह की कोई भी बाधा नहीं है और अगर ये चैनल पे जा रहा है तो मैं मरीजों से भी अपील कर रहा हूँ कि कोई इस भ्रम में न रहे कि केजीएमयू में एक गेट नंबर 1 है जिसके अंदर एक ऐसा स्पेस है जो मरीजों के उससे बहुत दूर है। इंटर्न्स ट्रेनी होते हैं और कोई जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, नर्सिंग कोई भी स्ट्राइक पे नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अपील कर रहा हूँ कि कोई मरीज या डॉक्टर प्रदेश का इस कंफ्यूजन में नहीं आए कि यहाँ कोई बाधा उत्पन्न हुई है या स्ट्राइक हो गई है। और जो ये धरने पे भी बैठे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि अभी थोड़ी देर में उसको स्थगित कर देंगे। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर चंदौली से है, जहां आपको बता दें साहबगंज थाना क्षेत्र के कीड़ी हरा गांव में कुएं में हादसे के बाद हड़कंप मच गया है। कुएं में लगे सबमर्सिबल को निकालने के दौरान 4 मजदूर हादसे का शिकार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से चारों को बाहर निकाला गया, लेकिन चिकित्सकों ने 3 मजदूरों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना पर डीएम और एसपी सहित अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। अधिकारियों ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। परिजनों ने पुलिस पर सहयोग न करने का आरोप भी लगाया। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों की जानकारी प्राप्त की। ब्लॉक में किढ़ेरा गांव में आज 3 लोगों की कुएं में उतरने से मृत्यु हो गई है। इसलिए हम लोग भी मौके पे आकर के स्थिति का जायज़ा ले रहे थे। उसमें प्रथम दृष्टिया ये प्रतीत होता है कि कुएं में सबमर्सिबल खराब था, तो उसको ठीक करने के लिए एक ही परिवार के एक करके 3 लोग उतरे एंड या तो ऑक्सीजन की कमी या जहरीली गैस के होने के कारण ये इंसिडेंट हुआ है। इसमें हम लोग ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जनपद में जितने भी ऐसे हमारे ढके हुए कुएं हैं, इसको लेकर के अवेयरनेस कैंपेन भी हम लोग पूरे जनपद में चलाएंगे ताकि ऐसी घटना कहीं और घटित ना हो। बलिया से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने योग गुरु बाबा रामदेव पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। बाबा रामदेव के आंदोलन की चेतावनी पर वो चुटकी लेते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि रामदेव को आंदोलन जरूर करना चाहिए, लेकिन हमारी शर्त है कि वह इस बार दिल्ली के रामलीला मैदान की तरह सलवार पहनकर न भागे। ब्रजभूषण सिंह ने रामदेव पर नकली खाद्य पदार्थ बनाने का आरोप लगाते हुए उन्हें नकली सामानों का सम्राट करार दिया। कहा कि उनके प्रोडक्ट के सैंपल लगातार फेल हो रहे हैं। देखिए, रामदेव जी को आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि इसके पहले एक आंदोलन उन्होंने स्वदेशी को लेकर के किया था और पूरे देश का दौरा किया था, और फिर स्वदेशी से शुरू हुए थे और नकली कोई ब्रांड उनसे बचा नहीं जिसका उन्होंने काम ना किया हो, और चड्ढी तक बनाने लगे। अब जरूरी है कि रामदेव जी आंदोलन करें। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां जिला मुख्यालय पर नगर पालिका ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फुटपाथ पर लगी दुकानों को हटाया है। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों और नगर पालिका कर्मचारियों के बीच कई बार तीखी नोकझोंक भी हुई। दुकानदारों ने बिना नोटिस दिए कार्रवाई शुरू करने का आरोप लगाया। पूर्व सभासद युगांक मिश्रा ने भी नगर पालिका की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। साथ ही दुकानदारों के आरोपों के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो गए। दुकान में बंद ढका सामान रखा था, हम ठेला लगाते हैं आगे थोड़ा पे, वहाँ पे दुकानदारी कर लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा सामान रखते रहते हैं। तो क्या हुआ है अभी आए हैं, बस हटाओ 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 एकदम कहने लगे। कौन आया था? नगर पालिका की टीम आई थी पूरी। नगर पालिका के जो अतिक्रमण हटा रही है, देखिए अतिक्रमण तो सब जगह हटना चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं। नगर पालिका गरीबों का तो अतिक्रमण हटा रही है, जो नगर पालिका अतिक्रमण कर रही है उस पर कोई नहीं कुछ बोल रहा है। ये जो आप भी देखने वाले हो, पत्रकार महोदय, अगर मेरी बात कहीं गलत निकल जाए तो बता दीजिए। कानपुर में झूलेलाल जयंती पर निकलने वाले भव्य जुलूस को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें, परसों शहर के बीचों बीच से निकलने वाले जुलूस के रूट पर सड़कों की बदहाली की शिकायत मिलने के बाद आज मंडलायुक्त के विजयेंद्र पांडेयन ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ब्रह्मनगर 80 फीट रोड, पी रोड समेत कई इलाकों का निरीक्षण किया। मंडलायुक्त ने बताया कि झूलेलाल जी की जयंती, उस पर बड़ा जुलूस निकलता है। शहर में नगर निगम का काम काफ़ी समय से चल रहा था, कुछ काम आधा अधूरा रह गया था, उसको लेकर लोग चिंतित थे। सुबह शिकायत मिली थी, इसलिए पूरी टीम के साथ निरीक्षण किया। देखिए, झूलेलाल जी का जो जयंती है परसों, तो बड़ा जुलूस निकलता है, शहर का बीचों बीच होते हुए निकलता है। बहुत सारे परिवार उससे जुड़े हुए हैं। और ये शहर में क्या है ना, जो पहले नगर निगम का काम चल रहा था काफ़ी समय से, उस पर कुछ काम आधा अधूरा रह गया था, उसे लेके उन लोग चिंतित थे। आज सुबह शिकायत मिली थी, इसलिए तो हम पूरा टीम के लेके गए थे। काम तो मोटा मोटा कंप्लीट हो गया है। अभी बारिश के वजह इन लोग ऊपर का जो हार्ट मिक्स का टापिंग लगाना था वो लगा नहीं पा रहे थे। अभी आज मौसम खुल गया था, हमने पुलिस से भी बात करके डाइवर्जन लगा दिया।
अगली खबर उन्नाव से है, जहां शहर स्थित सदर विधायक पंकज गुप्ता ने अपने कैंप कार्यालय से निजी संसाधनों के संचालित पंकज गुप्ता श्रवण कुमार तीर्थाटन यात्रा के तहत 240 श्रद्धालुओं को प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम के दर्शन पूजन के लिए रवाना किया। इस दौरान मौके पर सेवा, संस्कार और श्रद्धा का सुंदर जो संगम है उस समय देखने को मिला। 4 बसों में सवार श्रद्धालुओं के चेहरों पर रामलला के दर्शन पूजन को लेकर खुशी और मन में भक्ति का भाव दिखाई दे रहा। इससे पहले जहां विधायक ने श्रद्धालुओं के पैर धुलकर उनका आशीर्वाद लिया और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया, वहीं मौके पर मौजूद समर्थकों व कार्यकर्ताओं ने विधायक का माला पहनाकर हौसला भी बढ़ाया। विधायक पंकज गुप्ता ने कहा कि माता पिता तुल्य बुजुर्गों व भाई बहनों को श्री राम धाम का दर्शन कराना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इस मौके पर नगर मंडल अध्यक्ष अवनीश गुप्ता, सभासद राधेश्याम शुक्ल, सभासद ब्रजेश पांडे, राजेंद्र भारतीय, संतोष पाल, पंकज दीक्षित, धीरू द्विवेदी, बिछिया ब्लॉक प्रमुख नीरज गुप्ता, बच्चा त्रिपाठी, रंजीत अवस्थी, प्रदीप सिंह व पवन सिंह आदि मौजूद रहे। तो 240 श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन के लिए निकले। रवाना करने से पहले विधायक ने उनके श्रद्धालुओं के पैर धुले और उनको अंग वस्त्र भेंट किया। मेरा नाम विनीता है, मैं सोनिक से आई हूँ। पंकज गुप्ता की तरफ से मैं अयोध्या मंदिर की यात्रा करने के लिए जा रही हूँ। पंकज गुप्ता जी के लिए धन्यवाद। जी, मेरा नाम है प्रीति मिश्रा, मैं कल्याणी से आई हूँ और यहाँ निःशुल्क यात्रा विधायक जी कराते हैं और इससे पहले भी हम लोग मथुरा वृंदावन जा चुके हैं। ऐसे ही वो आगे बढ़ते रहें और निःशुल्क यात्रा कराते रहें। से आए हैं बच्चा पांडे और विधायक के सहायता से दर्शन करने जा रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रविशंकर पांडे, पोनी रोड झंडे वाले चौराहे से शुक्लागंज से आज यहाँ पर अयोध्या में जाने के लिए विधायक जी के कार्यालय पे आया हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि हमको क्षेत्र में ऐसा विधायक मिला, जैसा कि हमको दूर दूर तक ऐसा विधायक सुनने का नाम नहीं मिलता है। उनके सहयोग से मुझे आज अयोध्या जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये पुनः हमारे क्षेत्र के विधायक हों। धन्यवाद। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर एमबीबीएस इंटर्न छात्रों की भूख हड़ताल लगातार बनी हुई है। छात्रों की इस मांग को शासन के समक्ष भेज दिया गया है, जिस पर प्रशासनिक स्तर पर विचार विमर्श किया जा रहा है। केजीएमयू के डीन डॉक्टर के सिंह ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि छात्रों की मांगों को शासन स्तर पर भेज दिया गया और उन्हें इस पर जल्द ही सकारात्मक नतीजे आने की उम्मीद है। डीन डॉक्टर के सिंह ने स्पष्ट किया कि छात्रों के इस प्रदर्शन के बावजूद केजीएमयू की चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रही हैं। मरीजों को पहले की तरह बिना किसी बाधा के सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। केजीएमयू के एमबीबीएस इंटर्न छात्र अपने स्टाइपेंड को 12,000 से 30,000 रुपए करने की मुख्य मांग को लेकर भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। देखिए, हम जैसा कि आपको पता है कि केजीएमयू के एवं प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों के इंटर्नशिप के छात्र अपना मानदेय बढ़ाने के लिए आज एक धरने पे बैठे हुए हैं केजीएमयू गेट नंबर 1 के अंदर। हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया था, जिसको उन्होंने माना है कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे, कैंपस के अंदर रहेंगे, कोई मरीज का मूवमेंट या लॉ एंड ऑर्डर या ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे
एक ऐसी जगह पे हैं जहां से मरीजों की वो दूर है। दूसरी बात यह है कि केजीएमयू स्वयं इस प्रस्ताव को शासन में परसू कर रहा है और हम लोग इनको आश्वासन हम लोगों ने दिया है कि हम लोगों को सरकार से जानकारी है कि इनका प्रस्ताव बहुत एक्सटेंडेड स्टेज पे है और अगले 2-3 दिन के अंदर इनके मांगों पे बहुत ही सकारात्मक निर्णय सरकार का आने वाला है। तो मैं अभी जाके इनसे अनुरोध करूंगा कि मेरी बात पर और हम लोगों को जो आश्वासन मिला है देखते हुए कुछ समय के लिए अपने धरने को स्थगित कर दें और अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान करें और जैसा सरकार से हम लोगों को इंडिकेशन है 2-3 दिन में ये कैबिनेट नोट के रूप में एक बहुत सकारात्मक निर्णय इनके पक्ष में आ जाएगा। उसमें किसी तरह की कोई भी बाधा नहीं है और अगर ये चैनल पे जा रहा है तो मैं मरीजों से भी अपील कर रहा हूँ कि कोई इस भ्रम में न रहे कि केजीएमयू में एक गेट नंबर 1 है जिसके अंदर एक ऐसा स्पेस है जो मरीजों के उससे बहुत दूर है। इंटर्न्स ट्रेनी होते हैं और कोई जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, नर्सिंग कोई भी स्ट्राइक पे नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अपील कर रहा हूँ कि कोई मरीज या डॉक्टर प्रदेश का इस कंफ्यूजन में नहीं आए कि यहाँ कोई बाधा उत्पन्न हुई है या स्ट्राइक हो गई है। और जो ये धरने पे भी बैठे हैं मुझे पूरा विश्वास है कि अभी थोड़ी देर में उसको स्थगित कर देंगे। अगली खबर राजधानी लखनऊ से, जहां किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 21 से 23 अगस्त तक ऑटोलॉजी एवं टेम्पोरल बोन डिसेक्शन वर्कशॉप 2026 का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय कार्यशाला में देश भर से ENT विशेषज्ञ, ऑटोलॉजिस्ट और प्रशिक्षु चिकित्सक हिस्सा ले रहे हैं। कार्यशाला में अत्याधुनिक सर्जिकल तकनीकों के साथ लाइव ऑपरेटिव डेमोन्स्ट्रेशन और हैंड्स ऑन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्कशॉप में असिकोलोप्लास्टी और टाइम्पेनेलोप्लास्टी, स्टेप सर्जरी, फेशियल नर्व सर्जरी और कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञ प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रतिभागियों को टेम्पोरल बोन डिसेक्शन के जरिए सर्जिकल एनाटॉमी और जटिल कान संबंधी सर्जरी की तकनीकों को व्यवहारिक अनुभव भी मिल रहा है। कार्यशाला को हाइब्रिड स्वरूप में आयोजित किया गया है। ऑनलाइन सत्र और यूट्यूब लाइव प्रसारण के जरिए देश भर के चिकित्सक और प्रशिक्षु भी इससे जुड़ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुभव साझा करने और लाइव सर्जिकल प्रशिक्षण को कार्यशाला की प्रमुख विशेषता बताया गया है। तो लाइव सर्जरी से मिल रहा प्रशिक्षण, टेम्पोरल बोन डिसेक्शन की केजीएमयू में ऑटोलॉजी वर्कशॉप, देश भर के ENT विशेषज्ञों का महाजुटान। लाइव सर्जरी से आपको बता दें टेम्पोरल बोन डिसेक्शन की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, केजीएमयू में ऑटोलॉजी का वर्कशॉप और इस दौरान देश भर के ENT विशेषज्ञों का महाजुटान। तो केजीएमयू में ऑटोलॉजी वर्कशॉप, देश भर के ENT विशेषज्ञों का महाजुटान। Afternoon to all of you. Dr. Anupam Mishra, Dr. Ocha, Dr. Virendra, Dr. Rajat, all the faculty.
now request HOD sir to please felicitate our son. He is a man who has really been my target in Telangana ISR. And another person who has filmed with Tanya, please come. And with her, please. Please take everyone, one group photograph, please. All the faculty members, please come. No, I think we can go there. Yeah. Now I request our ENT डिपार्टमेंट ने एक ईयर यानी कि ओटोलॉजी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी है, जिसमें कुछ डेलीगेट्स हमारे बाहर से आए हैं, स्टेट के बाहर से हैं, कि स्टेट के भी हैं, जिनको ईयर के बीमारियों के बारे में बहुत सी चीज़ें दिखाई गई और ऑपरेशन करके भी सिखाया गया। उसके अलावा जो इसे कैडवरिक बोन कहते हैं, जैसे जो लोग मर जाते हैं उनकी हड्डियां विधिवत कानूनी तौर पे जो निकाली जाती हैं, उसको उसकी आंतरिक संरचना डिसेक्शन के माध्यम से सीखना और ऑपरेशन के क्या क्या वेरियस स्टेप्स हो सकते हैं, ये उन्हीं हड्डी पे प्रैक्टिस करने की ट्रेनिंग दी गई। और ये बहुत ही कारगर किस्म की ऐसी वर्कशॉप्स होती हैं और पूरे हिंदुस्तान में कई जगह होती ही रहती हैं। हमारे देश के किन राज्यों से इस वर्कशॉप में डॉक्टर्स आए हैं? KGMU में हमारे लखनऊ के अलावा जितने भी लोग आए हैं लखनऊ के बाहर के हैं, कुछ यूपी के बाहर के भी हैं और टोटल 6 कैंडिडेट्स 6 डेलीगेट्स हम लोगों ने अभी बुलाए हैं। और जैसे जैसे हमारी ये सुविधा और विकसित होती जाएगी, हम इसके नंबर और बढ़ाते चले जाएंगे। अभी हमारे विभाग में 3 दिवसीय एक वर्कशॉप का आयोजन हुआ है, जिसमें से जो पहला दिन था उसमें हमने सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक मल्टीपल ऑपरेशंस किए और जो लोग बाहर से आए थे उनको वो सर्जरी सिखाने का प्रयास किया। इस पूरे आयोजन का एकमात्र यही मकसद है कि हम आने वाली जनरेशन को ये कला सिखा सकें ताकि जन जन का दूर दूर तक भला हो सके। सर, ये उत्तर प्रदेश के अलावा किन प्रदेशों से यहाँ डॉक्टर्स आए हैं और उत्तर प्रदेश के किन मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर आए हैं प्रशिक्षण देने और लेने के लिए? तो हमारे पास करीब पूरे हिंदुस्तान से मल्टीपल जगह से लोग आए हुए हैं, जैसे कि दिल्ली से लोग आए हुए हैं और जो लेक्चर ले रहे हैं। कुछ लोग एम्स जोधपुर से आए हैं, कुछ लोग SGPGI से आए हैं, कुछ लोग यूपी में अम्बेडकर नगर, यूपी के तो विभिन्न प्रकार से लोग आ ही रखे हैं। उड़ीसा से, दिल्ली से, बिहार से भी लोग आ रखे हैं हम लोगों से प्रशिक्षण लेने के लिए। और आगे मतलब ENT डिपार्टमेंट इसके आगे इस तरीके के इवेंट आगे करते रहेगी और आगे किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है? तो अभी ये पूरी वर्कशॉप जो थी ये कान से जुड़े हुए ऑपरेशंस, कान के ऑपरेशन बहुत जटिल ऑपरेशन होते हैं, तो ये वर्कशॉप कान के ऑपरेशन को लोगों सिखाने के लिए, ताकि जन जन का भला को दूर दूर तक हो सके, उसके लिए थी। और इससे हम एजुकेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को ट्रेन करते हैं, इसीलिए हम मेडिकल टीचर्स कहे जाते हैं और इससे सभी लोगों का भला होता है। सर, हिंदुस्तान के अलावा किन कंट्रीज के पास ये टेक्नोलॉजी है अभी मौजूदा समय में? इस समय मौजूदा ये टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सभी अच्छे बड़े सेंटर्स पे है, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह अवेलेबल है। परंतु अभी एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से हम लोग को काफ़ी अच्छे इक्विपमेंट्स मिले हैं, तो अब हम लोग ज़्यादा लोगों तक ये टेक्नोलॉजी से हेल्प कर सकते हैं। एशियाई कंट्रीज़ में इंडिया के पास है, चाइना के पास है और आई डाउट कि बाकी ज़्यादा लोगों के पास इतने अच्छे माइक्रोस्कोप्स नहीं होंगे। थैंक यू। देखिए, KGMU एक टीचिंग इंस्टीट्यूशन है और इसका इतिहास भी 100 साल से ज़्यादा पुराना है और यहाँ के लोग पढ़ लिख कर पूरे देश और पूरे विश्व में जगह जगह जा कर के अपने काम से, अपनी महारत से अपना नाम हासिल करते हैं। तो इस तरीके के जो आयोजन होते हैं, इससे एक तो कनेक्शन मिलता है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के लोगों से मिलने का मौका मिलता है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस तरीके के टीचिंग प्रोग्राम से हमारे जो नए ट्रेनीज़ हैं उनको अपनी विधा में महारत हासिल करने का मौका मिलता है। तो मैं तो पूरे इस डिपार्टमेंट को, पूरे डिपार्टमेंट के सभी लोगों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इन लोगों ने ऐसा आयोजन किया। 3 दिन का आयोजन ये है, इसमें तरह तरह के लेक्चर्स भी हुए हैं, ऑपरेटिव वर्कशॉप भी हो रही हैं और ऑपरेशन के समय जो आप डायरेक्ट मरीज के ऊपर नहीं कर सकते, उन चीज़ों को डेड बॉडी या बोन पे
डिसेक्शन करके सीख करके उसमें महारत हासिल कर रहे हैं ये लोग। तो ये मेरे ख्याल से तो बहुत ही अच्छी बात है और इससे हमारे विदेशी नहीं और कई प्रदेश से डॉक्टर्स आए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और केजीएमयू का 100 साल का एक अपना इतिहास रहा है, जैसा कि आपने पहले भी बताया। और आगे ये टेक्नोलॉजी प्रदेश में किन किन मेडिकल कॉलेज पहुँचेगी सर? देखिए, ईएनटी विभाग लगभग प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में है, लेकिन चूंकि हम लोग सबसे पुराने और सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड हैं और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा काम और बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी है, तो एक्सेलेंस, हर चीज़ का एक्सेलेंस हमारे केजीएमयू के ईएनटी विभाग में है। और यहाँ जो लोग आए हुए हैं वो लोग यहाँ से सीख के जाएंगे, तो मेरे ख्याल से अपने अपने इंस्टीट्यूशन में दोबारा शुरू करेंगे उन चीज़ों को। थैंक यू सर। थैंक यू। और इत्तेफाक से मैं इसी कॉलेज से पढ़ाई किया है, तो अब इस कॉलेज में जब भी इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं तो मैं एज ए फैकल्टी यहाँ पे आता हूँ। तो अभी जो ये प्रोग्राम है, ये यहाँ जो स्टेट के मैक्सिमम मेडिकल कॉलेजेस हैं प्लस जो ईएनटी सर्जन्स हैं, उनके लिए लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है। अभी जब से इस कॉलेज में ये सब प्रोसेस शुरू हुआ है, तो यहाँ के लोगों को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। ख़ासतौर से जो नए बडिंग डॉक्टर्स हैं हमारे ईएनटी के, उनको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, प्लस उनको स्किल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प मिलती है। इसी काम के लिए पहले लोगों को साउथ में अक्सर बेंगलोर और कभी हैदराबाद, कभी मुंबई या दिल्ली जाना पड़ता था। अब वो सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे जो यहाँ का ईएनटी डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा वर्क कर रहा है इसमें। सर, आप अम्बेडकर नगर के ईएनटी डिपार्टमेंट के हेड हैं और आपसे सर क्या उम्मीद करें कि ईएनटी डिपार्टमेंट अम्बेडकर नगर में भी ये सुविधा बहुत जल्द चालू हो जाए? एक्चुअली मैं अपने वहाँ डिपार्टमेंट में स्किल लैब डेवलप कर रखा हूँ ऑलरेडी। मेरे यहाँ एक वर्क स्टेशन है, जो हमारे यहाँ स्टूडेंट हैं प्लस जो हमारे पीजी स्टूडेंट हैं उनको मैं लगातार ट्रेनिंग देता हूँ। तो मैं यहाँ भी एज ए फैकल्टी ट्रेनर ही आया था, तो आगे मैं प्लान कर रहा हूँ कि अम्बेडकर नगर में भी इस तरह के वर्कशॉप आयोजित कर सकूँ। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। मैं यहाँ केजीएमयू में ओटोलॉजी वर्कशॉप, ईयर की वर्कशॉप है, जो एक बहुत अच्छी वर्कशॉप कंडक्ट कर गई है ईएनटी डिपार्टमेंट और डॉक्टर रजत जैन ने मिलकर की है। इसमें 12 कैंडिडेट्स हैं जिनको बोन डिसेक्शन के लिए और प्रॉपर वर्कशॉप के लिए उनको बच्चे आए हैं, और फैकल्टी भी यहाँ पे दिल्ली और यूपी और बिहार से है। ऐसी वर्कशॉप्स हमेशा होनी चाहिए जिससे नए बच्चों को नई नई चीज़ें, नई टेक्निक्स और हमारे शरीर में क्या क्या चीज़ें अंदर मिल रही हैं उसकी नॉलेज उनको होनी चाहिए। तो मैं डॉक्टर रजत जैन और केजीएमसी और डॉक्टर अनुपम और पूरी ईएनटी फैकल्टी को थैंक्स कहता हूँ कि उन्होंने यहाँ इनवाइट किया और ऐसी अच्छी वर्कशॉप अरेंज की। थैंक यू। तो ये बहुत ही अच्छा आयोजन है, हमारे ईएनटी डिपार्टमेंट का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें कि इन्होंने लाइव ऑपरेटिव वर्कशॉप भी की है। कल जैसा कि उन्होंने बताया, सुबह 9 बजे से रात के 9-10 बजे तक सर्जरीज चली, जो कि स्टूडेंट्स को दिखाई गई। उन्हें उसके बारे में प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए कि कैसे वो लोग आगे चल के ये वाली सर्जरीज कर सकते हैं। आज और कल इन लोग का थोड़ा सा थेरेटिकल लेक्चर्स वाला ईएनटी से रिलेटेड बताया जाएगा। इसके अलावा कैडेवर्स पर, मतलब जो लोग अपनी बॉडीज़ डोनेट कर देते हैं, और वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो उसमें टेम्पोरल बोन का डिसेक्शन, जो कि बहुत ही कठिन होता है, वो सीखेंगे और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके उन्हें आगे अपने करियर में बहुत लाभ मिलेगा इससे। तो हम कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे अपनी ईएनटी डिपार्टमेंट को, डॉक्टर अनुपम मिश्रा, डॉक्टर रजत जैन, डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा, जिन्होंने कि इसका आयोजन किया। थैंक यू सो मच। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरदोई से है, जहां चीनी की बढ़ती कीमतों के विरोध में सपा नेता राम ज्ञान गुप्ता ने शनिवार को महिला जिला चिकित्सालय के बाहर स्टॉल लगाकर 20 रुपए प्रति किलो की दर से चीनी बेचकर महंगाई के विरोध में अलग हटकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि महंगाई से आम आदमी और मध्यम वर्गीय परिवारों की रसोई का बजट बिगड़ रहा है। राम ज्ञान गुप्ता ने सरकार पर महंगाई रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि रक्षाबंधन तक वे गांव और मोहल्लों में जाकर गरीब माताओं बहनों को 20 रुपए प्रति किलो चीनी उपलब्ध कराएंगे। भाजपा सरकार में बेतादा महंगाई बढ़ रही है। आज चीनी के रेट 70 रुपए हैं। रक्षाबंधन का त्योहार सर पे है। आज हम समाजवादियों ने पीडीए चीनी 20 रुपए किलो अपनी बहनों को, माताओं को देने का काम किया है, क्योंकि ये रक्षाबंधन का त्योहार है, मिठास का त्योहार है। ये भाजपा सरकार में आज चीनी 70 रुपए इसलिए है
क्योंकि जो उनके उद्योगपति लोग हैं और मिलर हैं बड़े बड़े, आज उन्होंने स्टॉक कर रखा है, इसीलिए आज 70 रुपए में चीनी मिल रही है। और आज हमारा किसान का आलू सस्ता जा रहा है। सरकार आलू क्यों नहीं महंगा कर रही है? जिससे चीनी बनती है वो आज हमारे किसान का गन्ना सरकार सस्ता ले रही है। आज हमारा किसान, छात्र, नौजवान, महिलाएं सब परेशान हैं। आज इसीलिए हम समाजवादियों ने 20 रुपए किलो चीनी बेचने का काम किया है और एक होती हुई सरकार को जगाने का काम किया है। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।